हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि आंसर राइटिंग करना कितनी ज़रूरी है। और आपकी एग्जाम में मेंस वो पड़ाव होता है जो आपको पार करना होता है, और आपके मेंस कैसे क्लियर होंगे ये आपके आंसर्स डिसाइड करेंगे। सिविल सर्विसेज की एग्जाम में जो आंसर्स लिखे जाते हैं वो आपके स्कूल कॉलेजेस में लिखे गए आंसर से बहुत अलग होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस एंड आंसर का लेवल अलग होता है, उनकी डिमांड्स अलग होती हैं, और उन्हीं डिमांड को पूरा करने के लिए हमें अच्छे आंसर्स लिखने होते हैं। मेंस में एक एक नंबर की लड़ाई होती है। अगर मेंस में आपका एक नंबर भी कम होता है ना, तो इससे ना सिर्फ आपकी रैंक गिर सकती है बल्कि आप एग्जाम से बाहर भी हो सकते हैं। आंसर राइटिंग क्यों जरूरी है इस पर मैं पिछले एक लेक्चर में बता चुका हूँ। ये वो लेक्चर है, आप जाकर सुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसके लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आंसर कैसे लिखते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को कैसे समझते हैं, आंसर को स्टार्ट कैसे करते हैं, आंसर को किस तरह लिखा जाता है, आंसर को फ्रेम कैसे किया जाता है। इन सभी चीजों पर मैं बहुत डिटेल से डिस्कशन करूंगा, क्योंकि आंसर लिखना और एक अच्छा आंसर लिखना, इन दोनों के बीच एक कड़ी होती है, और वो कड़ी होती है कि हम सबसे पहले ये सीखें कि आखिर आंसर लिखा कैसे जाता है। और ये वीडियो पूरा इसी पर बेस्ड है। अगर आप बिगिनर है ना, तो ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन को लेंगे, उस क्वेश्चन से ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चंस को डील कैसे करते हैं, उन्हें पढ़ते कैसे हैं, उन्हें समझते कैसे हैं, देन उन्हें फ्रेम कैसे करते हैं, उन्हें लिखते कैसे हैं। ये सभी कुछ आप सीखने वाले हो। लेकिन इससे पहले एक बात जो मैं आपसे बोलना चाहूंगा वो ये है कि प्लीज आप पेपर और पेन लेकर बैठें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते चले, क्योंकि ये आपको आंसर राइटिंग में काफी हेल्प करेंगे। क्योंकि मैं यहाँ जो पॉइंट्स डिस्कस करूंगा वो आपको आंसर राइटिंग में काफी हेल्प करने वाले हैं, ना सिर्फ अभी बल्कि आप जब तक आंसर लिखोगे तब तक बहुत हेल्प करेंगे। अगर ये वीडियो आपने शिद्दत से देख लिया ना, तो आपको आंसर लिखने के लिए किसी भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो आपको इतना कुछ सिखा देगा कि आपको सिर्फ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब ये वीडियो खत्म होगा ना, आप आंसर लिखना सीख चुके होंगे। आइए उस प्रोसेस को समझते हैं जिससे आप आंसर राइटिंग करना सीखेंगे। आंसर राइटिंग का पहला रूल ये कहता है कि एटलीस्ट हम ये तो समझें कि क्वेश्चन पूछा क्या है। हमें क्वेश्चन भी समझना आना चाहिए। स्कूल कॉलेज में तो ये होता है कि आप गए और कॉपी भरकर आ गए, सामने वाला चेक करेगा या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं, और ज्यादातर लोग ऐसे ही पास होते हैं। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा उल्टा है। यहाँ पर आपकी कॉपी प्रॉपर चेक की जाती है, इसलिए क्वेश्चन को समझना आंसर राइटिंग की सबसे जरूरी बात है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि हम क्वेश्चन को आखिर समझे कैसे। क्वेश्चंस को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम कीवर्ड्स पर फोकस करें। मैं ये भी बताऊंगा कि कीवर्ड पर कैसे फोकस करते हैं, सब कुछ। लेकिन कीवर्ड्स पर फोकस करना दो बातों पर निर्भर करता है कि क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स दिए गए हैं उनको लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, क्या उन कीवर्ड्स के बारे में आपको कुछ पता होता है या नहीं। सेकंड, प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप कीवर्ड्स पर अच्छा फोकस कर पाएंगे। इसका मतलब है कि आप क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझ पाएंगे। देन क्वेश्चन को समझने के बाद एक पार्ट आता है लिंकिंग का, यानी क्वेश्चंस में जो पूछा है और जो कीवर्ड्स दिए गए हैं उनके बीच आप किस तरह तालमेल बिठाते हैं, यानी आप उन्हें किस तरह आपस में लिंक करते हैं। और आपको बता दूं कि ये दो पॉइंट्स यानी अंडरस्टैंडिंग एंड लिंकिंग ये आपके माइंड में होनी चाहिए। यानी जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो ये अंडरस्टैंडिंग और लिंकिंग की प्रोसेस आपके माइंड में चलनी चाहिए, क्योंकि हम ये चीज आंसर में नहीं लिखेंगे। ये सभी चीजें हमारी इनडायरेक्ट हेल्प करेंगी। देन फाइनली जब हमारा ये रोड मैप पूरा हो जाएगा तब हम आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। यही आंसर राइटिंग का बेसिक होता है। लेकिन लोग इसे फॉलो नहीं करते, बस क्वेश्चन उठाते हैं और जो माइंड में आ रहा है लिखना स्टार्ट कर देते हैं। और यही कारण होता है कि वो लोग मेंस में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, और ये एक गलती पूरे सपनों पर पानी फेर देती है। आइए आंसर राइटिंग की इस प्रोसेस को एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़िए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी।
मैं हिंदी में बता रहा हूँ। लोकतंत्र के संदर्भ में समझाइए कि संविधान का क्या महत्व होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस क्वेश्चन को या इस टॉपिक को सिविल सर्विसेज में बार बार पूछा जाता है, ना सिर्फ यूपीएससी बल्कि स्टेट पीसीएस में भी। बस अंतर ये होता है कि वो कीवर्ड्स को घुमा देते हैं और हमें ये लगता है कि ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, ये तो हमें आता ही नहीं। आइए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन आखिर क्या कहना चाह रहा है। लेकिन क्वेश्चन को समझेंगे कैसे? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि हमें कीवर्ड्स पर फोकस करना है। आइए क्वेश्चंस को समझने के लिए कीवर्ड्स पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आपने क्वेश्चंस पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पर दो मेन कीवर्ड्स दिखाई देंगे। फर्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकंड, कंटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी संविधान का महत्व, वो भी कब? लोकतंत्र के संदर्भ में। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो एक क्वेश्चन यहाँ पर भी खत्म हो सकता था कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान के महत्व को समझाइए। लेकिन उन्होंने क्या किया, इस क्वेश्चन को और भी अच्छे से पूछा और इसमें एक नया कीवर्ड जोड़ दिया, वो है डेमोक्रेसी। और इसीलिए इस क्वेश्चन में हमें दो कीवर्ड्स पर फोकस करना है, एक तो इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड कंटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी। अब हमने अभी क्या सीखा था कि हमारे जो कीवर्ड रहेंगे वो किस पर बेस्ड रहेंगे? हमारी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के ऊपर और हमारी प्रैक्टिस के ऊपर। यानी जो कीवर्ड्स दिए गए हैं हम उनके बारे में कितना जानते हैं, हमें उनकी कितनी समझ है। क्योंकि कीवर्ड्स को आप समझ गए ना, आपका आधा काम तो ऐसे ही हो गया। अब ये देखते हैं इस क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स दिए हुए हैं उनको कैसे समझें, उनको कैसे डिकोड करें। यहाँ मैंने दोनों कीवर्ड्स लिए हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक तो डेमोक्रेसी क्या होती है और एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अगर आपको ये दोनों बातें पता है तो इस आंसर को आप इजीली लिख पाएंगे। पहले डेमोक्रेसी को लेते हैं। डेमोक्रेसी को आसानी से समझने के लिए आप इंडिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है। आप कहोगे लोगों का शासन। इसका मतलब है कि किसी देश में लोग ही ये डिसाइड करते हैं कि उनको जो पावर मिली है उनका यूज उन्हें कैसे करना है या किसके माध्यम से करना है। रूल ऑफ लॉ। जितनी भी डेमोक्रेसी होती है वहाँ विधि का शासन रहता है, यानी रूल ऑफ लॉ। वहाँ पर सब कुछ नियम कानून से चलता है। डेमोक्रेसी का एक फीचर ये होता है कि डेमोक्रेसी अपने नागरिकों को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार देती है और इस अधिकार में न सिर्फ जीना बल्कि अपने आप को पूर्ण विकसित करने का अधिकार भी शामिल है। इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी अपने नागरिकों को कुछ बेसिक राइट्स प्रोवाइड करवाती है। आप जानते होंगे कि अधिकार तब तक अधिकार होते हैं जब तक कि वो किसी दूसरे की लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट न डाले, और इन नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए ही सोसाइटी में एक सिस्टम बनाया गया जिसे हम ड्यूटी कहते हैं, यानी कर्तव्य। यानी डेमोक्रेसी लोगों को राइट्स के साथ ड्यूटीज भी प्रोवाइड करती है ताकि जो सोसाइटी का सिस्टम हमने क्रिएट किया है वो ठीक तरह से काम करे। देन डेमोक्रेसी का एक एसेंशियल फीचर होता है वेलफेयर, यानी लोकतंत्र लोगों के कल्याण की बात करता है। डेमोक्रेसी का एक इम्पोर्टेंट फीचर जस्टिस भी होता है, क्योंकि जस्टिस के अब्सेंस में डेमोक्रेसी नहीं रहती, वहाँ तानाशाही हो सकती है। ये सभी बेसिक पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे, आपने पढ़े भी होंगे। इन्हें हम डेमोक्रेसी कहते हैं और ये डेमोक्रेसी के एसेंशियल फीचर्स हैं, या कह सकते हैं कि ये इनके आधार स्तंभ हैं। इनके लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है जिन्हें हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज कहते हैं। अब हमने एक कीवर्ड्स को समझ लिया, अब सेकंड कीवर्ड पर आते हैं। किसी संविधान का महत्व क्या होता है? अगर आपको पता हो कि संविधान क्या होता है तो आप इसे इजीली समझ पाएंगे। आप सभी जानते हैं कि संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन एक गाइड का काम करता है, यानी वहां पर रह रहे लोगों और वहां पर शासन कर रही गवर्नमेंट को गाइड करने का काम करता है कि आपको किस तरह से रहना है। देन उसका काम प्रोटेक्शन का भी होता है, कमजोर लोगों को शोषण से प्रोटेक्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्रेमवर्क होता है जो ये बताता है कि स्टेट के फंक्शंस क्या क्या होंगे, वहां पर गवर्नमेंट किस तरह काम करेगी, कौन पावर में होगा, उसको कितनी पावर्स मिलेगी, ये सभी कुछ। संविधान का एक काम होता है कि वहाँ लिमिटेशंस भी इम्पोज करता है। इसका मतलब है कि समाज में रह रहे लोग, सोसाइटी में काम कर रहे इंस्टीट्यूशंस, ये सभी अपनी लिमिट में रहें, सभी अपनी ड्यूटी करें, सभी इंस्टीट्यूशंस अपने अपने काम करें, एक दूसरे में इंटरफेयर ना करें,
रूल ऑफ लॉ इंश्योर हो सके, ये सभी कुछ संविधान देखता है। नाउ अब हमने कीवर्ड्स को समझ लिया कि कीवर्ड्स आखिर होते क्या हैं, उन्हें कैसे समझते हैं। अब बारी है इन कीवर्ड्स को लिंक करने की, यानी इन कीवर्ड्स को हम आपस में लिंक करेंगे और लिंक हम इनको आंसर लिखने के साथ ही करेंगे। और ये सभी चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हें आपको अपने माइंड में ही कंप्लीट करनी है। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह की आउटलाइंस हैं, ये एक तरह की रूपरेखा है, एक तरह की इंडेक्स है जो हमें आंसर राइटिंग में हेल्प करेगी। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन भी तो लिखना है। एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी। अब हमें क्वेश्चन लिखना है। आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चंस के जनरली 3 पार्ट होते हैं, एक इंट्रोडक्शन, सेकंड बॉडी एंड थर्ड कंक्लूजन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन को आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, बट इस बात का ध्यान रखना है कि इंट्रोडक्शन आपके क्वेश्चन के आसपास ही रहे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन क्या पूछा है और इंट्रोडक्शन आप क्या लिख रहे हैं। आप अपनी मर्जी से भी एक छोटा सा प्यारा सा इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। चलिए एक आसान सा इंट्रोडक्शन लिखते हैं। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो मैं ये बोल रहा हूँ, आप इसे समझ सकते हैं। मैं इंग्लिश में भी बोलूंगा और हिंदी में भी बोलूंगा। आप इसे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन the people and the government decided by its constitution, which is the set of rules. If the country is democratic, the constitution becomes more crucial because it has to protect democratic values. मतलब ये है कि संविधान नियमों का एक सेट होता है जो लोगों और सरकार के बीच संबंधों को निर्धारित करता है। और अगर कोई देश लोकतांत्रिक है तो फिर संविधान का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि उसे उस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करनी होती है। सिंपल है, आप समझ सकते हैं। इसी तरह आप इस इंट्रोडक्शन को देखिए, ये क्वेश्चन से भी मेल खाता है। मतलब ये कि आप किसी भी तरह इंट्रोडक्शंस को लिख सकते हैं। देन अब आते हैं बॉडी पर, यानी हमारे क्वेश्चन का बॉडी वाला पार्ट क्या होगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन की बॉडी में हमने जो कीवर्ड समझे हैं उनको इंटरलिंक करके क्वेश्चन में जो पूछा है उसे एक्सप्लेन करना होगा। आसान है, बताता हूँ। आप क्वेश्चन की बॉडी को 2 तरह से लिख सकते हैं, एक पॉइंट वाइज और सेकंड पैराग्राफ में। लेकिन पॉइंट्स वाइज आंसर अच्छा लगता है, आप कम वर्ड्स में अच्छा आंसर लिख सकते हैं और देखने में भी अच्छा लगता है। हम कीवर्ड्स को इंटरलिंक करते हैं, उसकी बॉडी को लिखने का प्रयास करते हैं। बॉडी में सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि किसी लोकतांत्रिक देश में वहां का संविधान इंस्टीट्यूशंस के लिए स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को डिटरमाइन करता है। मतलब ये कि राज्य की संस्थाओं की संरचना और कार्यों को निर्धारित करता है। फॉर एग्जाम्पल, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन, यानी किस विषय पर निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। अब आप यहाँ पर किसी एग्जाम्पल को पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने की शक्ति किसकी होगी? संसद की होगी, यानी पार्लियामेंट की होगी। इससे रिलेटेड आप कोई से आर्टिकल का जिक्र कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, टू गाइड द इलेक्टेड गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर, यानी किसी लोकतांत्रिक देश में वहां का संविधान वहां की सरकार को निर्देशित करता है कि वहां लोगों के कल्याण के लिए काम करे। आप इसका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि भारत का संविधान भी ये व्यवस्था करता है। अगर आप डीपीएसपी देखेंगे, वो क्या है? वो यही तो है, यानी हमारे संविधान में डीपीएसपी गवर्नमेंट को गाइड करते हैं कि आप लोगों का वेलफेयर का काम करें। इससे रिलेटेड आप कोई सा आर्टिकल्स लिख सकते हैं या कुछ भी। नंबर थर्ड, प्रोटेक्शन ऑफ राइट, किसी लोकतांत्रिक देश का संविधान वहां के लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है। सिंपल है, इसको आप एग्जाम्पल से बता सकते हैं। कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 यानी संविधान का भाग 3 लोगों के लिए अधिकारों की व्यवस्था करता है और उन्हें प्रोटेक्शन की गारंटी भी देता है। सिंपल है। नंबर 4, लेस डाउन सर्टेन ड्यूटीज, यानी एक लोकतांत्रिक देश का संविधान उस देश में वहां के लोगों के लिए कर्तव्यों को निर्धारित करता है ताकि लोगों में देशभक्ति की भावना रहे, उनमें एकता की भावना रहे, वो एक दूसरे की हेल्प करे, एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। इस तरह से इसका एग्जाम्पल आप क्या लिखेंगे? क्या भारत के संविधान में इसका एग्जाम्पल है? यस, आर्टिकल 51A जो फंडामेंटल ड्यूटीज की व्यवस्था करता है। सिंपल है। देन लास्ट है, इंश्योर्स चेक्स एंड बैलेंसेस अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। मतलब ये कि स्टेट के वेरियस इंस्टीट्यूशंस के बीच चेक एंड बैलेंस इंश्योर करता है। हिंदी में बताऊं तो संविधान राज्य के विभिन्न अंगों के बीच नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित करता है।
इसका एग्जाम्पल आप कौन सा ले सकते हैं? आप ये ले सकते हैं कि हमारी पार्लियामेंट जो नियम कानून बनाती है कहीं वे गलत और असंवैधानिक तो नहीं। अगर ऐसा होता है तो हमारी जुडिशरी उन एक्शंस का रिव्यू कर सकती है। मतलब हमारी न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए नियम कानून की समीक्षा कर सकती है कि वे कहीं असंवैधानिक तो नहीं। उसी तरह किसी न्यायाधीश को हटाना है तो ये पावर संसद के पास है। और इस तरह के एग्जाम्पल आप सभी इंस्टीट्यूशंस में देख सकते हैं। इसे ही हम चेक एंड बैलेंस कहते हैं। ये हमारा बॉडी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। देन अब हम कंक्लूजन पर आते हैं। कंक्लूजन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी लोकतांत्रिक देश का संविधान न सिर्फ नियम कानून की व्यवस्था करता है बल्कि वहाँ उस देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के लिए भी पर्याप्त अवसर प्रोवाइड करवाता है। ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। आसान था। इस क्वेश्चन को हमने पॉइंट वाइज लिखने का प्रयास किया। अगर ज्यादा वर्ड्स में आपको लिखना है तो आप इन पॉइंट्स को और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आपका आंसर बड़ा लगेगा। आपको छोटा लिखना है तो आप इसे पॉइंट वाइज छोटा लिख सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि कैसे कीवर्ड्स को घुमाकर क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है। और अगर हम उन कीवर्ड्स को पहचान लेते हैं और उन कीवर्ड्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो हम डेफिनेटली उस आंसर को अच्छा लिख पाएंगे। आपको क्या करना है, आप जब भी आंसर राइटिंग करने बैठे आपको ये पूरी प्रोसेस, इस फ्रेमवर्क को उस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करके देखना है। हो सकता है जब आप लिखें तो आपको थोड़ा टाइम लगे, शायद 15 मिनट, 20 मिनट या 25 मिनट, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप इन्हें सीख जाएंगे और एग्जाम तक आते आते एक प्रॉपर आंसर कैसे लिखना है वो भी सीख जाएंगे। एक बार रिपीट कर देता हूँ कि हमें क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है और आंसर कैसे लिखना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझना होगा। क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, हमें कीवर्ड्स पर फोकस करना है। देन कीवर्ड्स को हमें डिकोड करना होगा। उसके बाद कीवर्ड्स को लिंक करके हमें इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन लिखना होगा। अगर आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप शुरुआत इस तरह कर सकते हैं। और ध्यान ये रखना है कि अंडरस्टैंडिंग और लिंकिंग की ये प्रोसेस आपके माइंड में ही होनी चाहिए। शुरुआत आप पेन पेपर्स पर कर सकते हैं, लेकिन जब आप सीख जाएं तो ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। आपको क्या करना है, आप जब भी आंसर लिखने बैठे आपको ये फॉर्मेट उस क्वेश्चंस पर अप्लाई करना है। इससे फायदा ये होगा कि आप क्वेश्चंस को पढ़ना सीखेंगे, उसे समझना सीखेंगे। देन क्वेश्चंस की क्या डिमांड है उसे समझेंगे और उसके अनुरूप आप आंसर लिख पाएंगे। इससे आपका आंसर ना सिर्फ अच्छा होगा बल्कि दूसरों से बेहतर भी होगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, स्पेशली आखिर आंसर लिखते कैसे हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।